देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, प्री इंडस्ट्रियल जो इरा था 1980 के पहले, उस समय इसका कुछ और सिचुएशन था और अभी इसका सिचुएशन कुछ और है। लगभग 420 ppm के आसपास जो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वैश्विक रूप पे ये है। NOO करके जो है अमेरिकन संस्था है, वो ये सब डेटा रिलीज करती है। अगर नोआ बोलते हैं उसको, अगर आप उसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो ग्लोबल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आजकल 420 से ऊपर है। लेकिन ये ग्लोबल है, लोकल में ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर रीजन की डेमोग्राफी, उस पर्टिकुलर रीजन की जियोलॉजी और उस पर्टिकुलर रीजन का अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका फॉरेस्ट आपके पास है, फॉरेस्ट कवर एरिया आपके पास है, तो हो सकता है आपके पास जो ग्लोबल जो वैश्विक जो तापमान बढ़ रहा है उसमें कम वृद्धि हो। लेकिन आप के पास ऑप्शन ये है कि आपको उसको रीस्टोर करके रखना है। ये नहीं है कि आपके पास अगर फॉरेस्ट है और आपका उसको बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। मेनली जो उत्तराखंड का है, जैसे कि हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा है और बहुत ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे आते हैं समर सीजन में, तो वो चीज़ को भी हमें जो है अध्ययन का एक विषय है कि क्या इस पर कोई इसका असर हमारे रीजन पे तो नहीं पड़ रहा है। दूसरा, जो 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 आपके फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं या जो लेक हैं या जो उत्तराखंड में जो वेटलैंड्स हैं, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं, नेचुरल हैं या मैन मेड हैं, तो उन पे बाड़िया इंस्टीट्यूट अध्ययन करता है। और हम लोग अभी आजकल जो अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग उसमें ये देख रहे हैं कि जो जो वेटलैंड्स हैं, क्या उस पर कुछ ह्यूमन का इम्पैक्ट है या वो ग्लोबल वार्मिंग के वो भी शिकार हो रहे हैं। क्या उनका पानी भी ऐसा हो रहा है कि जो अब वो फ्रेश के नाम पे वो फ्रेश नहीं है। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग बेसिकली 6 से 7 वेटलैंड्स पे काम कर रहे हैं, जिसको अर्बन वेटलैंड्स बोलते हैं, जो शहर के आसपास हैं। अर्बन वेटलैंड्स का जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स का मतलब ये है कि ये फिल्टर का काम करते हैं। जो भी रेन होती है इसको पर्कुलेट करते हैं और शहर के लिए ग्राउंड वाटर का सप्लाई करते हैं। वेटलैंड्स का यही है, क्योंकि ये अब जो हमेशा बरस भर गीले रहते हैं और इसकी वजह से नमी रहती है। नमी रहने से पानी नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर के लिए एक सोर्स है। तो हमने ये देखा अपने अध्ययन में कि इनका जो पानी है वो पानी सिर्फ अब एग्रीकल्चर पर्पज़ इसके लिए यूज़ हो सकता है, पोर्टेबल वाटर इनमें नहीं है। जैसे कि आसन वेटलैंड्स है, आसन वेटलैंड्स का जो रिजर्वायर है वो बहुत बड़ा है, इसलिए आसानी से इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। बाकी का जैसे कि आपका नकरौंदा है, हम लोगों ने नकरौंदा में काम किया तो हमने क्लियरली देखा है कि जो नाइट्रेट कंसंट्रेशन है वो एक जो है तय सीमा से, जो मानक सीमा से ज़्यादा है। नाइट्रेट का मेन सोर्स ह्यूमन है, एग्रीकल्चर है, ह्यूमन है। तो हमने ये देखा कि ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है नकरौंदा के वेटलैंड्स पर ज़्यादा है। आने वाले समय में नकरौंदा वेटलैंड है कि जगह हो सकता है नकरौंदा वेटलैंड था हो जाए, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इनमें क्या है, जब ये कंटामिनेटेड होते हैं फ्रेश वाटर के जो सोर्स हैं, जैसे सपोज करो आपका टेहरी रिजर्वायर है या जितने भी मैन मेड रिजर्वायर हैं या जो मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं, जैसे आपका आसन है या नकरौंदा है और भी जो कई सारे हैं इसमें दून में, तो इनमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर जो वरीड होता है तो इससे ना मीथेन गैस बनती है। जब मीथेन गैस बनती है तो जो सनलाइट में, सन के प्रभाव में आने से मीथेन का एमिशन होता है, जो कि हम सभी जानते हैं कि 20 गुना ज़्यादा खतरनाक जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड से, वो मीथेन है। तो हम लोग मीथेन का भी अध्ययन कर रहे हैं कि मीथेन एमिशन इन वेटलैंड से क्या है। वो अध्ययन अभी हम लोगों का जारी है और अभी उसमें ऐसे आंकड़े अभी आना बाकी हैं, क्योंकि उस पर इंटरप्रिटेशन चल रहा है कि कितना मीथेन एमिशन इन वेटलैंड से एटमॉस्फेयर में हो रहा है। और हम लोगों का ये भी प्लान है कि हम टेहरी रिजर्वायर जो है बहुत बड़ा मैन मेड रिजर्वायर है, तो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो फ्लड वगैरह आता है हिमालय में, बहुत सारा बरीड इसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ट्रीज़ हैं और भी चीज़ें हैं। तो जब वो बरी होता है और जब वो टेम्परेट जब जो उसमें पानी का तापमान बढ़ता है तो उसमें ये एनोरोबिक कंडीशन बनती है, तो उससे भी मीथेन एमिशन होती है और टेहरी डैम में देखा भी गया है कि बबलिंग होती है। तो हम लोगों का ये भी प्लान है कि हम टेहरी डैम में मीथेन एमिशन के ऊपर अध्ययन करेंगे भविष्य में और बताएंगे कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या मीथेन एमिशन इससे हो रहा है और किस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चूँकि दूसरा ये है कि जैसे हमारा रिस्पना है, रिस्पना में अक्सर देखा है कि लोग जो है उसको कंटामिनेट बहुत किया हुआ है। अभी रिस्पना रिवर की जगह रिस्पना सिर्फ एक नाला टाइप का रिवर है। तो जब इसमें बहुत सारा ह्यूमन वेस्ट और
ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, तो इसमें भी ये जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो ये भी एक अध्ययन का विषय है कि रिस्पिना से कितना मीथेन एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और क्या जो हम जैसे जो दून का जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, क्या उसमें इस तरह का कोई एक इनका रोल है। तो एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, हो सकता है कि जो हमारा 43.2 डिग्री इस साल रहा, आने वाले समय में अगर हम इसको रोकें तो हो सकता है कम भी हो सकता है, अगर हम इस दिशा में काम करें। तो ये बहुत बढ़िया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑलरेडी इस एस्पेक्ट पे काम कर रहा है और ये हमारे मैंडेट में भी है। हम लोग फ्रेश वाटर पे भी कर रहे हैं, भविष्य में हम लोग इस पे भी करेंगे, रिस्पिना भी करेंगे और टेहरी पे भी करेंगे।